हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम सौरभ यादव और यहाँ पर आपको इन्वायरमेंट का आखिरी लेक्चर जो क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही थी, एक लेक्चर इसके पहले पूरे तरीके से मतलब 2 लेक्चर हो चुके हैं। आप देख सकते हैं उन सभी लेक्चर को। एक में तो हम लोगों ने पूरे वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं और इंडिया में जो है उनसे रिलेटेड एक लेक्चर, दूसरे लेक्चर में क्वेश्चन के साथ जो भी चीज़ें उससे लिंक थी उसको हम लोगों ने देखा। और यहाँ पर आखिरी लेक्चर है, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को रखा गया है, तो बेहतर तरीके से बीच में छोड़कर मत जाइएगा, नहीं तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। थोड़ा बहुत हो जाएगा, पूरा लेक्चर देखिएगा, ठीक है। आप पूरा देखिए, बीच में देखिए, उससे हमें कोई फ़ायदा होता नहीं है, है ना। तो इसलिए ऐसा कहना कि पूरा लेक्चर देखिएगा, पूरा लेक्चर देखिएगा, उससे अभी हमें इस चैनल पर कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपको कह रहे हैं तो आप हमारे कहने पे देखिए, आप अपने लिए देखिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। न्यूट्रिशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो है हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद में। ये क्वेश्चन था तो उसको हमने सिर्फ इसका डिस्क्रिप्शन रखा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में है। न्यूट्रिशन हैदराबाद में। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में है, देहरादून में है, उत्तराखंड में। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ओके। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर में है। जयपुर में आयुर्वेद वाली इंस्टीट्यूट जो है कि जयपुर में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे में है। नेचुरोपैथी पुणे में है। अब इसको याद करने के लिए तो ऐसा कुछ खास ट्रिक है नहीं, तो इसके लिए नेचुरोपैथी में आप यहाँ से रख सकते हैं कि नेचुरोपैथी, यहाँ पर यू है तो ये नेचुरोपैथी कुछ याद हो सकता है, नेचुरोपैथी। और यहाँ पी भी है, नेचुरोपैथी तो पुणे में है। आयुर्वेदा को आपको देखना ही होगा। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आपको पता ही होगा कि देहरादून में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन तो न्यूट्रिशन कुछ ऐसे है और यच भी कुछ ऐसे ही है, तो ये भी थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है। वैसे रटेंगे तो याद होती नहीं चीज़ें, जब तक उसी में क्वेश्चन जो भी वहाँ पर जो भी इंस्टीट्यूट हो वहीं पर आप अगर आंसर ढूंढते हैं तब आपको पता चल जाता है। तो ये है, 4 हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। किसी भी उसमें पूछे जा सकते हैं कि जैसे कोई और इंस्टीट्यूट वगैरह दी हो, उसी में एक आध यहाँ से डाल दी जाएंगी, है ना। तो इस प्रकार के पूछे जाते हैं। अब जैसे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी देहरादून में है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में है। ये झांसी में है। ये चारा वाली इंस्टीट्यूट, एक क्वेश्चन पूछा था। इंडियन ग्रासलैंड और फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये झांसी में है। झांसी उत्तर प्रदेश, क्वेश्चन पूछा था। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है, कजरी बोलते हैं। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है। एंड इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कि वो न्यू दिल्ली में है। तो यहाँ पर जो अभी 4 यहाँ आप देखें हैं और 4 यहाँ ऊपर देखें, तो 8 हो गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, जैसे एनजीटी एक्ट के बारे में हम लोगों ने देखा कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में बना, 18 अक्टूबर 2010 को बना। एनजीटी के बारे में इसके पास कोई भी केस आता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड तो वो जो 6 महीने के अंदर उसका निपटारा करना होता है। एनजीटी के बारे में हमने देखा। अब स्टेटमेंट देखिए क्या पूछा है, IAS 2018 में पूछा गया। क्या कह रहे हैं कि हाउ इज़ द एनजीटी डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कैसे एनजीटी अलग है, डिफरेंट है सीपीसीबी से। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं। क्या कह रहे हैं पहले में, द एनजीटी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट वेयर द सीपीसीबी हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट से नहीं बना था एनजीटी, आपको पता है एनजीटी एक्ट के थ्रू बना है, लेकिन सीपीसीबी के लिए कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट से बना, नहीं, ये गलत है। और यहाँ पर पहला गलत हो जाता, अभी आगे देखेंगे कैसे बना है। दूसरा स्टेटमेंट है, एनजीटी प्रोवाइड्स इन्वायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प्स रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन द हायर कोर्ट्स वेयर द सीपीसीबी प्रमोट्स क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल्स एंड एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर इन द कंट्री, ठीक है। तो ये एनजीटी कार्य करता है, सीपीसीबी का कार्य बता दिए हैं यहाँ पर, सीपीसीबी का कार्य यहाँ पर बता दिए। तो यानी दूसरा वाला सही है,
लेकिन पहला वाला गलत है। ओके, दूसरा सही है और पहला गलत है। अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते, चलिए देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। पहला यहाँ पर गलत है, दूसरा सही है। क्या है? एनजीटी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द एनजीटी एक्ट 2010 फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपेडियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग इन्फोर्समेंट ऑफ एनी लीगल राइट्स रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट। लीगल राइट भी है, ठीक है। सीपीसीबी जो है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, A statutory organization was constituted in September 1974। सितंबर 1974 में बना है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और बता रहे हैं कि ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन ये भी है, किस में बना है? अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। एक्ट के थ्रू जब बनता है कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई जैसे सीपीसीबी है, एनजीटी है, तो ये दोनों एक्ट के थ्रू बने, तो इसलिए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो ये वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन, अब जैसे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट पूछा जाएगा किस ईयर में मिला ये, और पूछा जाता है कि जो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल वाला वो 1981 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, एनजीटी एक्ट 2010, ये सब महत्वपूर्ण है। तो यहीं से आप पता चल जा रहा है आपको। प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द सीपीसीबी, वहीं पर चीज़ें जो ऊपर बताई गई हैं क्वेश्चन में ही, तो ये है। तो आपने देख लिया एनजीटी और सीपीसीबी के बारे में, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दोनों के बारे में। आपने देखा कि एनजीटी एक्ट 2010 में आया था और 18 अक्टूबर 2010 को बना। और एनजीटी के जो चेयरमैन अध्यक्ष हैं उसके बारे में आप लोगों ने कमेंट किया था कि आदर्श कुमार गोयल जी हैं। और सीपीसीबी जो है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के थ्रू बना है, ये भी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। यूपीपीसीएस खेल सकता है थोड़ा सा, है ना। अब अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये क्वेश्चन 2018 यूपीपीसीएस ने पूछा। देखिए 4 स्टेटमेंट रखा है। पहला स्टेटमेंट है नेचुरल डिजास्टर्स कॉज मैक्सिमम डैमेज इन डेवलपिंग कंट्रीज़। नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं वो ज़्यादा डैमेज करते हैं डेवलपिंग कंट्री में, जैसे कि भारत, है ना। तो सही बात है, नेचुरल डिजास्टर ज़्यादा डैमेज करते हैं क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा सुविधाएं हैं नहीं, हम लोग अभी डेवलपिंग स्टेज में हैं, तो सही बात है। भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज मैन मेड। यस, मैन मेड थी। भोपाल गैस ट्रेजेडी मैन मेड थी, जिसमें MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकली थी। कहाँ में? भोपाल में। ओके, इसके बारे में और क्वेश्चन है, वहाँ पर इसको क्लियर करेंगे। इंडिया इज़ ए डिजास्टर फ्री कंट्री। डिजास्टर फ्री कंट्री, अभी तो डेवलपिंग है, तो डिजास्टर से फ्री कैसे हो गया? और चौथा है कि मैंग्रोव रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन्स। साइक्लोन्स के इम्पैक्ट को, साइक्लोन जो होता है चक्रवात वगैरह के इम्पैक्ट को मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। तो आप देखिए 1, 2 एंड 4 सही है यहाँ पर। 2018 में क्वेश्चन पूछा है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करिए कि ऐसे ही क्वेश्चन फिर पूछे जाएंगे। ओके, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी, तीसरा गलत है। इंडिया इज ए डिजास्टर फ्री कंट्री, अभी तो बता रहे हैं, यही क्वेश्चन में बता रहे हैं डेवलपिंग कंट्री में जो है कि ज़्यादा डैमेज होता है डिजास्टर से, तो डिजास्टर फ्री कैसे हो गया? ओके, इंडिया इज़ ए लैंड प्रोन टू मेनी काइंड्स ऑफ डिजास्टर बोथ नेचुरल एंड मैन मेड। ड्रॉट्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, साइक्लोन्स, अवलांचेस ETC आर सम ऑफ द मेनी एग्जांपल ऑफ डिजास्टर्स। अब यहाँ पर बात हुई है कि मैंग्रोव रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन्स। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि इम्पैक्ट को कम करते हैं, साइक्लोन चक्रवात वगैरह के इम्पैक्ट को कम करते हैं। तो कम करते हैं, तो थोड़ा सा अब हम लोग मैंग्रोव के बारे में देख लेते हैं। ICFR की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार इसने 2019 की तुलना में देश में मैंग्रोव कवर 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। मैंग्रोव कवर में वृद्धि करने वाले शीर्ष 3 राज्य क्रमशः हैं उड़ीसा, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक जहाँ पर वृद्धि हुई है मैंग्रोव कवर में, याद रखिएगा, ठीक है। उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में वृद्धि हुई है मैंग्रोव कवर में। आप बताइएगा कि भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव फॉरेस्ट किस राज्य में पाए जाते हैं? टॉप 3 बताइएगा, ये कमेंट करिएगा। ये तो ICFR 2021 की रिपोर्ट में है कि सर्वाधिक वृद्धि 3 राज्यों में दर्ज की गई, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में। ओके, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ICFR की रिपोर्ट को भी देख लें। हमने मैंग्रोव के बारे में देखा, तो ICFR की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है इस बार। भारतीय वन सर्वेक्षण, अभी हमने बताया कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो देहरादून वाली, वहाँ से निकाला जाता है। और यह रिपोर्ट जो है कि 17वीं रिपोर्ट है, 1987 से मतलब 2 वर्ष पे जारी की जाती है। 17वीं रिपोर्ट है 1987 से। ओके, और इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्र का फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 24.62% हो चुका है। 24.62% हो चुका है। और सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्यों की संख्या है
आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, फिर तेलंगाना में हुई है, फिर उड़ीसा में हुई है, फिर कर्नाटक में, फिर झारखंड में। यहाँ पर पिछली रिपोर्ट 2019 की रिपोर्ट की तुलना जब करते हैं 2021, तो इन दो सालों में इन राज्यों में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, और सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई है, फिर उसके बाद तेलंगाना में हुई है। देख लीजिए, आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक, फिर उससे थोड़ा कम तेलंगाना में 632 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा में है, फिर कर्नाटक, फिर झारखंड में है। और बात करते हैं, अब क्वेश्चन आप घटना चक्र को जब उठाएंगे तो कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमने एक ट्रिक आपको बताई थी कि सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन भारत में किन राज्यों में पाए जाते हैं, तो हमने ट्रिक बताई थी MACOM, मैक ओम। तो एमपी, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। एमपी, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र, ये टॉप 5 हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, याद रखिएगा ये क्षेत्रफल की। अभी हम प्रस्तुतता वाला देखेंगे। और यहाँ पर कि वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी अरुणाचल प्रदेश में हुई है। ये सही साइन नहीं है भारत के लिए कि सर्वाधिक कमी अरुणाचल प्रदेश में हो रही है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स जो हैं वहाँ पर फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ज़्यादा है, फिर वहाँ पर कमी हो रही, तो इसका मतलब कि आने वाले समय में समस्या हो सकती है। तो अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक कमी हुई है, उसके उपरांत मणिपुर में हुई है, फिर नागालैंड में हुई है, फिर मिजोरम में हुई है, फिर मेघालय में हुई है। तो यानी 4, 1, 5 यहीं पर आपको देख लीजिए, अरुणाचल, मणिपुर में इन सब में कमी हुई है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार, ये क्वेश्चन अभी समीक्षा अधिकारी में पूछा गया, रिपोर्ट के अनुसार 17 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र अनाच्छादित है। 17 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्र जो है 33% से अधिक वनाच्छादित है। ओके, इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में, याद रखिएगा, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, मिजोरम है, अरुणाचल है और मेघालय। लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में 75% से अधिक वन क्षेत्र हैं। 75% से अधिक वन क्षेत्र हैं। 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्रफल जो 33% से अधिक है, और 12 राज्यों 7 केंद्र शासित प्रदेशों, 12 राज्यों 7 केंद्र शासित प्रदेशों, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन एंड दीव, असम, उड़ीसा में वन क्षेत्र 33% से 75% के बीच है। 33 से 75 के बीच है। यहीं पर खेला होगा और यहीं पर आप लोग खेल जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा एक बार पढ़िएगा, खुद से भी पढ़िएगा। मैंग्रोव कवर हमने बताया कि सर्वाधिक वृद्धि उड़ीसा में हुई है। मैंग्रोव की बात जब यहाँ पर आ गई तो हमने इसको यहाँ पर रखा। अब देख लेते हैं मैंग्रोव होते क्या हैं। मैंग्रोव आर कैरेक्टरिस्टिक्स littoral plant formation of tropical and subtropical shelter coastline. Mangrove are tree and bushes growing below the high water level of spring tides which exhibits remarkable capacity for salt water tolerance. देखिए कुछ इस प्रकार से मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर पानी वगैरह होता है। जैसे कि आप बात करें सुंदरबन वगैरह में, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो किनारों पर रहते हैं पानी में ही ये बढ़ जाते हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं। और इसीलिए कह रहे हैं कि साइक्लोन वगैरह जब आता है तो ये पेड़ क्या करते हैं, इनकी जड़ें पकड़ लेती हैं मिट्टी को, ये साइक्लोन वगैरह को रोकते हैं, एक तरह से बैरियर की तरह कार्य करते हैं, है ना। तो यही चीज़ें हो रही है। और इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी है। दे रिक्वायर हाई सोलर रेडिएशन, इनको ज़्यादा सोलर रेडिएशन की आवश्यकता होती है। एंड हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब फ्रेश वाटर फ्रॉम द सेलाइन एंड ब्रैकिश वाटर, इनके अंदर ये भी एबिलिटी है, ये भी मतलब कैपेसिटी इनके अंदर है कि फ्रेश वाटर ये लोग एब्जॉर्ब करते हैं सेलाइन या ब्रैकिश वाटर से। और एक चीज़ और होती है इनमें, इन फॉरेस्ट में मैंग्रोव में, कि ये लोग साल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड्स पाए जाते हैं, पत्तियों के ऊपर भी थोड़ा बहुत नमक चला आता है पानी वाला, है ना। ठीक है, तो ये भी इसमें होता है। और इट प्रोड्यूसेस न्यूमेटोफोर्स ब्लाइंड रूट्स होती हैं। देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये ब्लाइंड रूट्स, इस प्रकार से रूट्स निकलती हैं। ये देखिए ऐसे न्यूमेटोफोर्स रूट, इस प्रकार से जड़ें निकलती हैं। रेस्पिरेशन प्रॉब्लम जो इनके अंदर होगी उसको ये करने के लिए, सही करने के लिए इस प्रकार की रूट्स इनमें निकलती हैं। कुछ मैंग्रोव अलग टाइप के और होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे हो जाते हैं, इस प्रकार से ऐसे पकड़ लेते हैं, है ना, देख रहे हैं, ये स्टिल्ट रूट्स कही जाती हैं। ओके, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर और महत्वपूर्ण है कि इन मैंग्रोव एग्जिबिट विविपैरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। विविपैरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सीड जर्मिनेट इटसेल्फ इन द ट्री बिफोर फॉलिंग टू द ग्राउंड।
सीड जो होता है, जो सीड होता है वो जर्मिनेट कर जाता है ट्री में ही, ऊपर ही जर्मिनेट कर जाएगा, और जब नीचे गिरेगा तो उसमें पत्तियां थोड़ा बहुत आ गई रहती हैं, गिरता है तो तुरंत पकड़ लेता है ना। ये नहीं कि पानी में गिर गया तो वहाँ पे सड़ के ख़त्म हो जाएगा, ऊपर से जब गिरेगा तो उसमें पत्तियां थोड़ा बहुत हो जाती हैं और तुरंत निकल जाता है बहुत तेज़ी से, है ना। तो इस प्रकार की विविपैरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करें तो मैक्सिमम यहाँ पर वेस्ट बंगाल का सुंदरबन मैंग्रोव, देखिए भारत के मैप में, महानदी मैंग्रोव यहाँ पर आपको दिख रहा है, कृष्णा गोदावरी मैंग्रोव, यहाँ कावेरी डेल्टाइक मैंग्रोव अंडमान निकोबार में है, गोवा में मैंग्रोव है, यहाँ पर देखिए महेंद्रगिरी मैंग्रोव है, हाँ, और यहाँ पर गुजरात मैंग्रोव। तो आप कमेंट करिए सर्वाधिक मैंग्रोव किस राज्य में है। और हमने तो अभी बताया आपसे कि सर्वाधिक वृद्धि मैंग्रोव कवर में हुई है उड़ीसा में, फिर महाराष्ट्र में हुई है, फिर कर्नाटक में हुई है, और टोटल 17 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हाँ, अब क्वेश्चन है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी किसे कहा जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन जी को कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, और फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी एम.एस. स्वामीनाथन जी को कहा है। इनकी एक लाइन हमें बहुत पसंद आई, इन्होंने बोला था कि द फ्यूचर बिलोंग्स टू द नेशन विथ ग्रेन्स नॉट गन्स। फ्यूचर बिलोंग्स टू द नेशन विथ ग्रेन्स नॉट गन्स। भविष्य उसका है जिसके पास अनाज है, उसका नहीं है जिसके पास हथियार है, गन है, बंदूक है। ओके, ठीक है, तो चलिए देखते हैं एम.एस. स्वामीनाथन जी। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है यूपीएससी। ये क्वेश्चन देखिए यूपीएससी ने कब पूछा है, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 14 में पूछा। 14 के पहले तक यूपीएससी का पेपर उठा के देखेंगे तो कम से कम 4 से 5 बार बीएनएचएस के बारे में पूछा है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बीएनएचएस। लेकिन यूपीपीएससी ने अभी तक क्वेश्चन इसको उठाया ही नहीं है, बीएनएचएस के बारे में कुछ भी नहीं पूछा है अभी तक, पूछ सकता है आने वाले समय में। तो क्या है बीएनएचएस, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बहुत पेट क्वेश्चन कहा जा सकता था, कहा यूपीएससी का ये। तो बीएनएचएस क्या है, स्टेटमेंट दिए गए हैं कि इट इज़ एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। नहीं, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सीधे अभी जानिए कि बीएनएचएस जो है एक एनजीओ है। क्या है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, बहुत पहले बनी है। इट स्ट्राइव्स टू कंजर्व नेचर थ्रू एक्शन बेस्ड रिसर्च, एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। ठीक है, ये क्या करती है, रिसर्च करते हैं ये लोग, एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस जनरेट करते हैं पर्यावरण से रिलेटेड। ओके, पर्यावरण से रिलेटेड, जीव जंतुओं से रिलेटेड, सब चीज़ों से रिलेटेड। और तीसरा, इट ऑर्गेनाइजेज एंड कंडक्ट्स नेचर ट्रेल्स एंड कैंप्स फॉर द जनरल पब्लिक। तीनों काम ये करते हैं, दोनों काम ये करते हैं, लेकिन ये एनजीओ हैं, ये कोई ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ओके, BNHS India, a pan-India wildlife research organization, has been promoting the cause of nature conservation since 1883। 1883 से ये लोग अपना काम कर रहे हैं। नेचुरल हिस्ट्री कलेक्शन, रिसर्च करते हैं कंजर्व करने के लिए, मतलब टोटल तरीके से टोटली ये लोग अवेयरनेस जनरेट कराते हैं, रिसर्च करते हैं क्या चल रहा है पर्यावरण में, किस प्रकार से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो ये सब चीज़ें ये लोग करते हैं। जिस प्रकार से IPCC के बारे में हमने बताया था कि IPCC में लोग वॉलंटरीली, मतलब कि अपनी इच्छा से जाते हैं, रिसर्च करते हैं कि आखिर वर्ल्ड क्लाइमेट, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड क्लाइमेट, ऑन द वर्ल्ड क्लाइमेट। ओके, तो ये चीज़ें वही IPCC करता है। यहाँ पर BNHS है, एनजीओ है। यहाँ पर लिखा गया है कि लोगो क्या हॉर्नबिल है, चेक करिएगा, शायद यहाँ पर हमने लिखा है लोगो हॉर्नबिल होगा BNHS का। सलीम अली और डॉक्टर डिलन रिप्ले, छोड़िए, सलीम अली जी को कहा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ओके, बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली कहे जाते हैं। वाटर मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं राजेंद्र सिंह, वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह हैं। और उसके बाद कैलाश सांखला कहे जाते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया। हम गलत होंगे तो कमेंट करिएगा। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला कहे जाते हैं। तो ये लोग महत्वपूर्ण हैं, पूछे जा सकते हैं कभी भी, है ना। चलिए, मराइन नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन कच्छ में है, गल्फ ऑफ कच्छ आप गुजरात में देखेंगे, वहाँ पर मराइन नेशनल पार्क है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया इसलिए हमने उठा दिया। मराइन नेशनल पार्क इज ए गल्फ ऑफ कच्छ, इन द गल्फ ऑफ कच्छ इज लोकेटेड इन द जामनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। ओके, अभी जामनगर में कुछ हुआ है, किसी लिए फेमस था जामनगर, अभी करंट में पड़ा हुआ है जामनगर। तो जामनगर में कुछ तो हुआ है ना, कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है सर्च करिएगा, कुछ रिसेंट में हुआ है। भीतरकनिका विच हैज़ रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स सिचुएटेड इन उड़ीसा में है। भीतरकनिका
ऑलिव रिंडले टर्टल यहाँ पर आते हैं। इनका नेस्टिंग ग्राउंड है, उड़ीसा में है, भीतरकनिका उड़ीसा में है। भीतरकनिका इज़ द लोकेशन ऑफ रिच लस ग्रीन वाइब्रेंट इकोसिस्टम लाइंग इन द एस्चुरिन रीजन ऑफ ब्राह्मणी एंड बैतरनी रिवर। ब्राह्मणी और बैतरनी रिवर का यहाँ पर एस्चुरिन रीजन है, ब्राह्मणी और बैतरनी रीजन का, इन द नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। तो इतना नहीं, ये याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए कुछ और नेशनल पार्क महत्वपूर्ण है, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नामदफा यूपीएससी पूछा है, नामदफा नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। बांदीपुर कर्नाटक में कई बार पूछा गया है। पेरियार केरला में है। लामजाओ मणिपुर, लामजाओ मणिपुर में है। आप जानते हो लोकटक लेक में ही लामजाओ नेशनल पार्क है ना, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है लामजाओ। तो ये पेरियार केरला में है, पेरियार नदी केरला में बहती है, पेरियार नदी हो गई, पंबा हो गई, भरत पूजा ये भी नदी है। बांदीपुर कर्नाटका में, बांदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व भी है, कर्नाटक में है, ठीक है। नामदफा अरुणाचल वही है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बायोटिक रिसोर्स। अब रखने का मतलब क्या है इस क्वेश्चन को, देखिए आर 2016 के प्री में पूछा गया और 2020 में शायद प्री ये हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बायोटिक रिसोर्स। पेट्रोलियम बायोटिक रिसोर्स है, फॉसिल फ्यूल कोल हो गया, फिश भी है। बायोटिक मतलब जिसमें जीवन हो, क्या बोलते हैं, जैविक और अजैविक। जिसमें जीवन हो और जिसमें जीवन नहीं है तो ए बायोटिक है। फ्रेश वाटर, पानी में कहाँ जीवन होता है, पानी मतलब पानी के अंदर होता है, मछलियाँ रहती हैं वो अलग बात है, लेकिन सिर्फ वाटर की जब बात करेंगे तो वाटर में कहाँ लाइफ होती है। बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग एंड ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज फॉरेस्ट एंड एनिमल्स वगैरह वगैरह, आप जानते ही हैं। मतलब जिसमें जीवन है और किसमें जीवन नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेंट्रल गंगा अथॉरिटी हो गई, सेंट्रल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, और इस प्रकार से कई बार क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए हमने यहाँ पर रखा है कि क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज कंस्टिट्यूटेड द सेंट्रल गंगा अथॉरिटी। तो 1985 में यह बना था। और वहीं जब हम बात करते हैं कि नेशनल ऐसे करके यमुना एक्शन प्लान शुरू किया गया था 1993 में, कई बार यूपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो सेंट्रल गंगा अथॉरिटी 1985 में बनी थी, 1995 में इसका नाम चेंज किया गया नेशनल कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी। फिर उसके बाद 2007 फरवरी 2009 में नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी बना दिया गया, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी बना दिया गया इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू, ओके, अंडर द सेक्शन 3 ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसके अंडर में बनाया गया नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। तो इसके चेयरमैन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को, ओके। अब हमने कल बताया था आपको कि फ्लोराइड की वजह से क्या होता है, फ्लोरोसिस रोग होता है। फ्लोराइड जब वाटर में पहुंचता है तो फ्लोरोसिस रोग होता है, जिसको नॉक नी सिंड्रोम भी कहा जाता है, नॉक नी सिंड्रोम भी कहा जाता है। व्हेन फ्लोराइड लेवल एक्सीड्स 0.5 ppm ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 10 years इट मे रिजल्ट इन फ्लोरोसिस, okay, it has affinity for calcium and gets accumulated in bones resulting in pain in bones and joints। तो ठीक है, तो यही नॉक नी सिंड्रोम इसी की वजह से, फ्लोराइड की वजह से होता है, याद रखिएगा, ओके। इंटरनेशनल एसिड रेन इंफॉर्मेशन सेंटर हैज़ बीन सेटअप एट मैनचेस्टर इंग्लैंड में। इंटरनेशनल एसिड रेन इंफॉर्मेशन सेंटर, यूपीपीसीएस 2005 ने ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इंटरनेशनल एसिड रेन इंफॉर्मेशन सेंटर किसी भी किताब में जल्दी आपको मिलेगा नहीं ये सब चीज़ें, तो ये कभी भी पूछा जा सकता है। वैसे अभी ILO पूछ देंगे और पूछेंगे WWF का हेडक्वार्टर कहाँ है, या फिर और भी कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल एसिड रेन इंफॉर्मेशन सेंटर याद रखिए मैनचेस्टर में यूपीपीसीएस पूछा। और यूपीपीसीएस में क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन जो है कि रिपीट होते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं अगर यूपीपीसीएस का पेपर आप दे रहे हैं तो पूरे तरीके से अगर घटना चक्र के डिस्क्रिप्शन का अध्ययन आप कर लेते हैं और बाकी थोड़ा बहुत आपको जानकारी होती है, तब भी आप अच्छा खासा करके आ सकते हैं एग्ज़ाम में। कंसीडर द फॉलोइंग, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर लिखा है। विच ऑफ द गिवन एबव इज आर द इमिशन या इमिशंस फ्रॉम कोल कंबशन एट थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट यानी जहाँ पर कोयला वगैरह जला के बिजली उत्पन्न की जाती है, तो क्या इमिशन होता है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों होता है। IAS 2011 में पूछा है, तीनों होता है। और यही ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर जब मिलते हैं पर्यावरण में ऊपर रहते हैं तो क्या होती है, एसिड रेन के कारण होते हैं। बस दो चीज़ें, ऑक्साइड ऑफ सल्फर और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन क्या करते हैं, एसिड रेन के मेन कारण होते हैं, है ना। तो इसीलिए आपने सुना होगा, आपके बड़े बुजुर्ग लोग गाँव में शहरों में भी बताए होंगे कि पहली बारिश में भीगना नहीं चाहिए,
पहली बारिश में भीगते हैं तो वो एसिड रेन होती है, जो आपके अगर सर पे गिरेगी तो H2SO4 वो बना लेता है, एक तरह से तेजाब की तरह हो जाता है H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl भी हो जाता है, नहीं HNO3 नाइट्रिक एसिड बन जाता है, H2SO4 बन जाता है, H2SO4 बन जाता है ना। तो आप अगर पहली बारिश में अगर घूमते हैं, पहली बार होती है बारिश, तो क्या हो सकता है कि आपके बाल झड़ना शुरू हो सकते हैं, आपके स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है। और इसको विंटर लेक किलर भी बोला जाता है। जो एसिड रेन होती है, लेक वगैरह में अगर एसिड पहुंचते हैं तो जो मछलियां वगैरह होती हैं उनको बड़ा नुकसान होता है ना। शहरों में ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि शहरों में थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, इंडस्ट्री वगैरह ज़्यादा होती हैं। यहाँ पर थर्मल मतलब जैसे इंडस्ट्री ज़्यादा होंगी, जैसे गुड़गांव एरिया ले लीजिए, दिल्ली के आसपास, नोएडा वगैरह ले लीजिए, दिल्ली को खुद ले लीजिए, तो यहाँ पर ज़्यादा होता है। ओके, ठीक है। तो वही अब उनका जुबिन नौटियाल का सॉन्ग सुन के कि वो क्या गाना है एक ना, कि कभी पहली बारिश बन के बरस जाओ ना तुम हम पे, तो बरस जाओ, तो अगर बरस जाएंगे इस प्रकार से बारिश अगर होगी, बरस गई आपके ऊपर, तो आपके बाल भी बरस सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। हाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन है, वही चीज़ आई। कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह देखिए डैमेज करती है लीवर और किडनी को, यहाँ पर कट नहीं हुआ है। चलिए हाँ देख ही लेते हैं अब इनको। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की वजह से कैंसर वगैरह हो सकते हैं। सॉइल पार्टिकल से एलिमेंट्स रिलेटेड टू ब्रीथिंग। लेड की वजह से सेंट्रल नर्व सिस्टम आपका डैमेज हो सकता है, शीशा की वगैरह से। ये क्वेश्चन था जो महत्वपूर्ण है, क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स रिलीज बाय द स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। स्टील इंडस्ट्री में के द्वारा ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब निकलते हैं स्टील इंडस्ट्री के द्वारा। तो आप बताइएगा स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल की आवश्यकता होती है, कमेंट आपके होने चाहिए। ठीक है, तो ये है इन स्टील फर्नेस वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सब चीज़ें निकलती हैं स्टील इंडस्ट्री के द्वारा। सिगरेट स्मोक, सिगरेट लोग पीते हैं, तो सिगरेट स्मोक में बहुत सी चीज़ें होती हैं। मेन रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, बहुत तेज़ी से आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करती है तो क्या कर देती है कि उसकी ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी होती है एब्जॉर्ब करने की, उसको लो कर देती है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है लोगों को, और ज़्यादा एक्सेस हो जाता है तो डेथ भी हो सकती है कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड को एक तरह से ग्रीन हाउस गैस भी माना जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन बहुत वीक है ना कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन वगैरह सिगरेट के स्मोक से होते हैं। और यूपीपीसीएस क्वेश्चन इस प्रकार के पूछ रहा है, और आजकल तो स्मोक वगैरह पे लिंगरमैन स्केल पे बड़ा फोकस किए पड़ा है, तो कई एग्जाम में पूछ चुका है, यूपीपीसीएस में भी पूछा था। सिगरेट स्मोक में देखिए क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, आर्सेनिक, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन। इट आल्सो कंटेन निकोटीन इन माइन्यूट क्वांटिटी, निकोटीन भी होता है, निकोटीन पाया जाता है। ओके, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं सिगरेट स्मोक में। कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य रूप से याद रखिएगा। अब हमने बताया कि MIC वगैरह की बात कर रहे थे कि जो हुआ था भोपाल गैस स्ट्रेटजी की बात होती है, उसी तरह से एक चेरनोबिल एक्सीडेंट है। चेरनोबिल एक्सीडेंट हुआ कहाँ था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बात तो ये न्यूक्लियर एक्सीडेंट था, न्यूक्लियर एक्सीडेंट। चेरनोबिल डिजास्टर वाज ए न्यूक्लियर एक्सीडेंट दैट टुक प्लेस ऑन 26 अप्रैल 1986 इन यूक्रेन। वही यूक्रेन जेलेंस्की वाला है ना। तो जेलेंस्की को, व्लादिमीर जेलेंस्की नाम है ना, जेलेंस्की है शायद, यही नाम है कि दूसरा नाम है, यही है। तो उनको अभी अवार्ड दिया गया, एक अवार्ड दिया गया है USA के द्वारा, एक अवार्ड दिया गया है। वो कौन सा अवार्ड है, हमने घटना चक्र या घटनासार दोनों में हमने बताया आपको, तो वो कौन सा अवार्ड है उसको आप लोग कमेंट करिएगा। तो 1986 में 26 अप्रैल 1986 में यूक्रेन में हुआ था। ड्यू टू डेडली रेडियो एक्टिव इफेक्ट मेनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। इंपॉर्टेंटली डिकम्पोजिंग रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स कॉज रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, इट हार्म्स ऑर्गेनिज्म एंड अफेक्ट देयर जेनेटिक प्रॉपर्टीज़। तो न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था चेरनोबिल में, चेरनोबिल एक्सीडेंट याद रखिए। चेरनोबिल एक्सीडेंट न्यूक्लियर एक्सीडेंट था, यूक्रेन में हुआ था 1986 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। इतना प्री है यूपीपीसीएस को, इतना प्री है कि हर साल पूछता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। लाइकेन पूछता है, लाइकेन किस पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है, तो एयर पॉल्यूशन को। ठीक है, एयर पॉल्यूशन को। और यहाँ पर बायो इंडिकेटर आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट रिस्पॉन्ड
इन अ स्पेशली क्लियर वे टू चेंज इन द इन्वायरमेंट द हार्डी लाइकेंस आर यूजफुल बायो इंडिकेटर्स फॉर एयर पॉल्यूशन, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन। सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन को मुख्य रूप से ये लोग बताते हैं। तो अभी सल्फर डाइऑक्साइड वाला नहीं पूछा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड को इसको ये पॉल्यूशन होता है तो ज़्यादा बताता है। लाइकेन एयर पॉल्यूशन के लिए याद रखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लान लाइकेन आर बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। फिर पूछा था 21 में भी पूछा था शायद क्वेश्चन। भोपाल गैस स्ट्रेटजी जो हुई थी दिसंबर 3, 1984 को। लीकेज ऑफ मिथाइल आइसोसाइनाइड यहाँ पर उत्तराखंड में पूछा गया 2007 में। यूपी पीसीएस में तो ये क्वेश्चन कम से कम 6-7 बार पूछा जा चुका है। मिथाइल आइसोसाइनाइड आपको कहीं और मिलेगा, हाइड्रोजन साइनाइड भी था। क्वेश्चन एक बार पूछा था कि एमआईसी भी ऐसे करके, एमआईसी मिथाइल आइसोसाइनाइड है, ऐसे चौथा ऑप्शन यहाँ पे लिखेगा एमआईसी। कौन सी गैस निकली थी एमआईसी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी एमआईसी। भोपाल गैस स्ट्रेटजी जो 3 दिसंबर 1984 को हुआ था तब वहाँ से निकली थी। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट था भोपाल में, वहाँ से हुआ। 50,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनाइड से एक्सपोज हुए। अकॉर्डिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट रिकॉर्ड 3,787 पीपल डाइड इन दिस स्ट्रेटजी। 3,787 लोग इस स्ट्रेटजी में मर गए थे और 25,000 से लोग जो है कि ज़्यादा इसके कारण बहुत सी बीमारियों से ग्रसित हो गए थे। ओके, तो याद रखिए भोपाल गैस स्ट्रेटजी। यही देखिए फिर क्वेश्चन है कि द गैस विच लीक्ड फ्रॉम यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भोपाल वाज मिथाइल आइसोसाइनाइड इन एसिड रेन। एसिड अभी हमने बताया कि ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन होते हैं एसिड रेन में, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। तो वो पहली बारिश बन के बरस जाओ ना हम पे, तो ये बरसा मत दीजिएगा। फोटोकेमिकल स्मग इज अ रिजल्टेंट ऑफ द रिएक्शन एमंग। किसकी वजह से फोटोकेमिकल स्मग बनता है? तो देखिए मुख्य रूप से ये देखिए ओजोन है, पैन है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पैन है, ओजोन है, पैन है और फिर ये नाइट्रस ऑक्साइड है। ये तीनों मिलके नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड तीनों मिलके फोटोकेमिकल स्मग बनाते हैं। ठीक है, इन तीनों का नाम याद रखिएगा। यूपीएससी पूछा, यूपी पीसीएस अभी देख रहा है कि पूछ लें कि ना पूछें। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट भी जरूरी है। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, अब यहाँ पर वही बांदीपुर कर्नाटक में है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे। जो बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। उनमें से यूनेस्को के मैब प्रोग्राम के अंतर्गत, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत 12 है ना, 12 हैं। तो ये जो 18 है और ये जो 12 है, इसको तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है। ओके, ये पता होना चाहिए। उसके अलावा भारत में टाइगर रिजर्व कितने हैं? वो भी आपको पता होना चाहिए कि भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो 53 प्रेजेंट टाइम में 53 टाइगर रिजर्व हैं। 53rd नंबर वाला जो था, 53rd नंबर वाला वो था गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। वहाँ का गुरु घासीदास शायद छत्तीसगढ़ का एक झारखंड का है, बताइएगा, कमेंट करिएगा। 52वां था रामगढ़ विषधारी। 51वां था श्रीविल्लुपुथुर मेघामलई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का। ओके, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। और सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन हुआ था 2010 में, वहाँ पर हुआ था, क्या बोलते हैं, रसिया में। सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन 2010 में हुआ था। और वहाँ पर टारगेट सेट किया गया था कि 2022 तक टाइगर की पॉपुलेशन को डबल किया जाएगा। लेकिन भारत ने अपना 2018 का जो टाइगर का सेंसस हुआ 4 वर्ष पर होता है, अभी 2022 वाला आया नहीं है, उसमें ही भारत में टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ गई, टाइगर की पॉपुलेशन डबल हो गई थी। ओके, और सर्वाधिक टाइगर एमपी में पाए जाते हैं। उसके बाद कर्नाटक में, एमपी में 526 टाइगर हैं, फिर कर्नाटक में शायद 524 टाइगर, फिर उसके बाद आता है किसका स्थान आ जाता है, उत्तराखंड का स्थान आ जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 173 टाइगर वर्तमान में है और 3 टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। ओके, ठीक है। और उत्तर प्रदेश 173 हैं, तो 173 से याद रखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था। ओके, ठीक है। चलिए, बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कर्नाटका में, मेलघाट महाराष्ट्र में, बुक्सा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और पक्के टाइगर रिजर्व पक्के अरुणाचल प्रदेश में। ये कुछ महत्वपूर्ण है। आप घटना चक्र में ये वाला चैप्टर जरूर पढ़िएगा, एक बार पढ़िएगा, दूसरी बार रिवाइज करिएगा।
जब आप एक बार पढ़ेंगे दोबारा उसको फिर रिवाइज करेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ये पक्का गारंटी हमारी है। लेकिन दोबारा रिवीजन ज़रूरी है। कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं, जब पढ़ लेते हैं तो उसको रिवाइज किया करिए, बिना रिवीजन के तो मुश्किल है। कॉर्बेट नेशनल पार्क गेट्स इट्स वाटर फ्रॉम, रामगंगा नदी से पानी प्राप्त करता है कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क, ओके। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क किस नदी से पानी प्राप्त करता है? रामगंगा। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व भी है ना, तो कॉर्बेट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है, तो टाइगर वगैरह पानी कहाँ पियेंगे? हाथी वगैरह होंगे तो पानी कहाँ पियेंगे? तो रामगंगा नदी से पानी प्राप्त करते हैं, ओके, याद रखिएगा। उत्तराखंड में है। भारत का पहला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इस्टेब्लिश इन इंडिया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फर्स्ट नेशनल पार्क इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 1936 में इसका नाम हेले नेशनल पार्क था, हेले हेले, ओके। तो बताइएगा कब इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया, है ना। और चलिए आगे, फर्स्ट नेशनल पार्क वही फर्स्ट नेशनल पार्क यही कॉर्बेट, ओके। रानी झांसी मैरीटाइम नेशनल पार्क, ये देखिए किसी को नहीं पता होगा कि आखिर कब बना है। ये क्वेश्चन मतलब फालतू में फंसाने वाला क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीपीएससी पूछता है। उसके पास यूपीपीएससी के पास ऑप्शन ही नहीं बचे हैं कि वो किस प्रकार के क्वेश्चन बना के आपको दे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है कि आपको डेटा मतलब ईयर याद हो। अब बताइए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब बना, ये एक्ट कब आया, वो एक्ट कब आया, ऐसे करके। जैसे पूछा कि रानी झांसी मैरीटाइम नेशनल पार्क वाज फाउंडेड इन 1996 में बना। लोगों को पता ही नहीं होगा कि यह नेशनल पार्क अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। 1996 में इसको फाउंड किया गया था। पहली चीज़ तो ये तो पता ही नहीं कि कहाँ पे है, और आप पूछ रहे हो किस वर्ष बना, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, 2 4 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो रानी झांसी मैरीटाइम नेशनल पार्क अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ओके, 1996 में ना। द लार्जेस्ट टाइगर हैबिटेट इन इंडिया इज़, लार्जेस्ट टाइगर सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। आप कमेंट करिएगा सबसे छोटा वाला कौन से है? सबसे छोटा 53, वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व हैं, तो सबसे छोटा वाला कौन सा है? ओके, ठीक है। हाँ, यहाँ पर फिर बुक्सा आ गया। बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। बिहार में तो एक ही टाइगर रिजर्व है ना, एक है शायद, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व सर्च करिएगा बिहार में कितने हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। यूपी में तो आपको पता है 3 है, एक दुधवा हो गया, एक पीलीभीत हो गया, एक और कोई है किशनगंज करके, ऐसे कुछ है ना, 3 है। कमेंट करिएगा, तीनों के नाम भी कमेंट करिएगा। दम्फा मिजोरम में, दम्फा मिजोरम में, और नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। दम्फा मिजोरम में है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, नामेरी आसाम में, नामेरी आसाम में। आसाम बड़ा न्यूज में था। 7 शायद वहाँ पर नेशनल पार्क हो चुके हैं, देख लीजिएगा अच्छे से। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, हमने बताया भी था आपको। ये देखिए IAS 2014 में पूछा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस में। तो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज इस्टेब्लिश्ड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अगर आपको पता होगा एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया 1962 में बना है और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया है, तो इसके थ्रू बनेगा कैसे? ये तो बना है क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960, इसके थ्रू बना है 1962 में, एक्ट के थ्रू बना है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ओके। तो ये इतने में है, हमने बताया था पहले लेक्चर में, हमने बताया था, उसको देख जरूर लीजिएगा। और दूसरा स्टेटमेंट है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी, NTCA इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी, तो ये सही है। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये भी सही है, और ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। हमने अभी बताया कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है 1986 के थ्रू बना है ना, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी 2009, फरवरी 2009 में, अभी हमने बताया पीछे। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड, तो पहला गलत हो गया। अब देखिए एलिमिनेशन खेलते हैं, पहला गलत है, पहला आपको पता है गलत है, तो ये गलत, ये गलत। अब आप तो सस्पेंस में आ गए, 50-50 चल रहा है आपका, या तो सही होगा या तो गलत। एग्जाम में ही होता है, या तो सही होगा या तो गलत। तो 2 और 3 जो है कि यहाँ पर सही हैं, सिर्फ 2 मार देंगे तो फिर 50-50 में क्या होता है कि या तो सही या तो गलत। Animal Welfare Board of India is a statutory advisory body on animal welfare laws and promotes animal welfare in the country. Established in 1962 under Section 4 of the Prevention of Cruelty to Animal Act 1960. Okay, hence statement 1 is not correct. National Tiger Conservation Authority is a statutory body under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Okay, hence statement 2 correct. The National Ganga River Basin Authority was set up in 20 फरवरी 2009. This authority is chaired by the Prime Minister. This authority is chaired by the Prime Minister. Okay, ठीक है, चलिए
द मिनिमम लैंड एरिया रिकमेंडेड फॉर फॉरेस्ट कवर टू मेंटेन प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस इन इंडिया इज 33%। और किस एक्ट में कहा गया? फॉरेस्ट नहीं, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में कहा गया कि 1/3 पार्ट जो भारत का है, कम से कम 33% तो फॉरेस्ट कवर भारत में होना चाहिए। और ICFR 2021 की जो रिपोर्ट आई है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 वाली जो रिपोर्ट आई है, 2022 में ही आई ना, तो जो इस समय चल रही है हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें उसके अनुसार 24.62% भारत का क्षेत्रफल जो है वो हो चुका है, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है। ओके, 33% करना है और प्रतिवर्ष जो रिपोर्ट आ रही है उसमें बढ़ता जा रहा है। ओके, ठीक है, तो ये है। चलिए, तो यहीं तक आज क्वेश्चन इतने ही थे और सभी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। सभी का मतलब कि जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी, ऑर्गेनाइजेशन था, ये सब चीज़ें वो आपके यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। इन्वायरमेंट की, इन्वायरमेंट में इतना पढ़िए, थोड़ा बहुत घटना चक्र देख लीजिएगा, उससे ज़्यादा आपको देखने की आवश्यकता नहीं। करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर इसमें भी, और जैसे कि ICFR की रिपोर्ट वगैरह अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वहाँ से स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अब आगे कुछ और शुरू करेंगे, है ना। करंट अफेयर तो ख़त्म ही हो गया, तो कुछ और शुरू करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।